चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज होगी जो आपको थोड़ा सा अपने अंदर लाना पड़ेगा, वो होगा कि इन्वेस्टमेंट की मेंटालिटी रखनी होगी। यहाँ इन्वेस्टमेंट से मतलब लाखों रुपए लगाने से नहीं है। 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख लगा दिया, ये वो वाला बिजनेस नहीं है। ऑफकोर्स बिजनेस में इतने पैसे लगाने होते हैं, लेकिन ये वो बिजनेस नहीं है जहां पर आपको हजारों और लाखों लगाने की जरूरत है। यहाँ पर क्या जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक बार 1770 रुपए लगाने की, और वो इन्वेस्टमेंट का बस एकमात्र हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट उसके अलावा भी होता है। वो क्या होता है, सबसे पहला आपका इन्वेस्टमेंट पैसा, जो मैंने बता दिया। दूसरा टाइम, आपको इसमें समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो देना पड़ेगा, 1 घंटा ही क्यों ना हो देना पड़ेगा, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, जितना आप दे सकते हैं आपको समय देना पड़ेगा अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बिना समय दिए ग्रो कर जाता है भाई? तो फिर आप यहाँ से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे बिना कुछ दिए आपको सब कुछ मिल जाएगा? पैसे के अलावा आपको समय देना पड़ेगा, और उसके बाद सबसे जरूरी एनर्जी, अपना एफर्ट देना पड़ेगा आपको इसके अंदर। आपको अपना प्रयास, और वो भी ऑनेस्ट एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा कि क्या आप दिल से प्रयास कर रहे हैं। हाफ हार्टेड किया गया काम कभी भी आपको सफलता नहीं दिला सकता है दोस्तों। इसलिए हमेशा जितना भी प्रयास कीजिए वो पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ कीजिए, ताकि उसका कुछ न कुछ परिणाम आपको मिले। अगेन एक और कड़वी बात कह दूं, आलसी लोगों के लिए नहीं है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी आलस है, आलस भी लोग कैसे कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। अब तो खाना खा लिया जी, अब खाना खा के कौन बाहर निकलता है, छोड़ो रहने दो, अब शाम को देखेंगे। अब छोड़ो, अब तो शाम हो गई है, अब क्या, अब कल बात करते हैं। अच्छा, आजकल तो जनरली बाहर निकलना नहीं है, करना क्या है, फोन पे बात करनी है आप लोगों से। फोन पे बात करने में लोग क्या क्या बहाना निकालते हैं। अब सर अब क्या बताएं, अब तो मेरा सीरियल का टाइम हो गया है। जब बीच में जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी और उस दौरान जब रामायण चल रहा था, तो जब मैं बोलता था लोगों की सर जरा मीटिंग में आइए, 9 बजे से मीटिंग है, बोलते थे 9 बजे रामायण आता है सर, क्या बात कर रहे हैं आप, हम रामायण छोड़ दें? उनके लिए रामायण में जाना ज्यादा जरूरी था, बशर्ते कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझने का। तो भाई देखिए, सीधी सी बात है, आप जितना गुड़ डालेंगे खीर उतना ही मीठा होगा, मर्जी आपकी है। ठीक है, आप रामायण देखिए, वो रिकॉर्डेड वर्जन में रामायण ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। लेकिन ये जो सीखने का मौका मिल रहा है, आप ऐसा कीजिए ना कि यहाँ पर आइए, यहाँ से सीखिए और इतने पैसे कमाइए कि वैसे वैसे कितने रामायण का आप खुद निर्माण कर पाए। आप अगर समाज सेवा में ही उतर जाएं और अपने पैसे का इस्तेमाल लोगों को हेल्प करने के लिए करें, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कीजिए ना वैसे। चलिए, तो आलसपन नहीं करना है, आलसपन से बाहर निकलना है। एक और चीज होता है कि हम इसको प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, पता है क्यों? कम पैसे लगे हैं ना के बराबर। 1770 में क्या जाता है, बाकी सब चीज के लिए टाइम है। मेरे ही कुछ जानने वाले लोग हैं, मैं आपको बताऊं, उनकी आईडी लग चुकी है, ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी है, 1770 दे चुके हैं। मैं इनको सिर्फ बोलता हूँ कि भाई एक बार मीटिंग में तो आ जाइए, समझ तो लीजिए। सर आजकल ऑफिस में ना मतलब बहुत प्रेशर चल रहा है। मैंने कहा भैया ऑफिस का प्रेशर तो दिन में चलता होगा ना, शाम को? अरे इतना काम करने के बाद थक जाते हैं, फिर कहाँ इतना टाइम रहता है, फिर इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि हम काम करें। अच्छा ठीक है, अगले वीक से जरूर करेंगे। अगले वीक, अरे सर क्या बताएं, उसमें जो वो मेरी वाइफ की जो ननद थी, वो पता नहीं कौन किसे कैसे क्या क्या रिश्ता जोड़ते हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, वहां देखने चले गए, मौका नहीं मिला। एक लड़का मुझे मिला, वो काफी इंटरेस्ट शो कर रहा था, मैंने कहा वेरी गुड भाई, कर लो, अच्छा है। अचानक से उसका कांटेक्ट मतलब बिल्कुल खत्म, वो बात नहीं कर रहा है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए, अचानक से एक बार उसका कॉल आया। मैंने कहा कहाँ हो भाई, क्या हो गया है, क्यों गए हो? बोला कि सर क्या बताएं, बड़ी दुख भरी कहानी है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे मेरी नानी थी, वो उनका स्वर्गवास हो गया है। मैंने कहा बहुत दुख की बात है। चलो सर कोई बात नहीं, कब की बात है ये? तो सर 3 महीने हो गए। मैंने कहा 3 महीने पुरानी बात है, अब नानी गुजर गई, ठीक है तकलीफ तो हुई होगी। एज कितना था उनका? सर 91 ईयर्स की हो चुकी थी। अब यार 91 ईयर्स की हो चुकी थी, खैर किसी आपका परिवार का सदस्य है, ऑफकोर्स तकलीफ तो होगी, लेकिन एक उम्र होता है लोगों के जाने का। उसके बाद 3 महीने से आप सिर्फ शोक मना रहे हैं, आखिर ये कब तक चलेगा? देखो अब जाने वाला जा चुका है ना, उसके लिए आप बैठ करके शोक मना रहे हो और आप नानी के गुजरने करने से काम में आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसका क्या मतलब है? माफ कीजिएगा दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना होता है, क्योंकि करने वालों के लिए ये सब इससे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। आप जानते होंगे, शायद मैं नाम लेके नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन हमारे देश के एक बहुत ही होनहार क्रिकेटर, वो जब अपने रणजी मैच में जब खेलने की उनकी बारी आई थी, रणजी ट्रॉफी में खेलने जा रहे थे,
उनका सिलेक्शन हुआ था और उसी दौरान उनके फादर की डेथ हो गई। शाम को घर पहुंचे, पता चला फादर की डेथ हो चुकी है। अगले दिन उनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको दूसरी जगह जाना था कहीं मैच खेलने के लिए। वो इस सिचुएशन में नहीं थे कि इसको डिसीजन ले पाए। वो अपने कोच को उन्होंने फोन किया, कोच को फोन कर बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, आज की ही बात है और कल मुझे जाना है। कोच ने बताया कि बेटा बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत गलत चीज हुई है, लेकिन अब क्या करें, अब ये नियति का विधान है, ये होना था सो हो चुका है। आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आगे तुम्हारा पूरा करियर पड़ा हुआ है। इस बात को लेकर के उसको तुम छोड़ देते हो तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, ले लेते हो तो स्वर्ग में गए हुए तुम्हारे पिताजी को खुशी होगी कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया, और वो जरूर तुमको थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे और तुम्हारे लिए खुश होंगे। उस लड़के ने वही किया। अगले दिन वो वहां से निकला और निकल करके वो रणजी ट्रॉफी खेला और आज एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे है। अगर आप ये स्टोरी जानते होंगे तो आपको रिलेट कर लेंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोग ह्यूमन मैन हैं, हम लोग ह्यूमन हैं और हमें एक सेंटिमेंट्स होते हैं, बातें बुरी लगती हैं और ये सब चीजें होती है, बट उसको लेकर के अपने काम धंधे को रोक देना बहुत गलत है। द शो मस्ट गो ऑन, ये चीजें हमेशा होती रहनी चाहिए। अब आपको समय इसके लिए निर्धारित करना होगा। अगर आप इसके अंदर आ चुके हैं तो जैसे बाकी सारी चीज प्रायोरिटीज हैं, आपके बच्चों का एजुकेशन है, आपकी खुद की जो बिजनेस है, आपका काम है, आपकी फैमिली है, जैसे आप सबके लिए टाइम दे रहे हैं उस तरह से इसके लिए भी टाइम देना होगा। चाहे आधे घंटे का दें, चाहे 1 घंटे का दें, चाहे 10 घंटे का दें, मर्जी आपकी है, लेकिन समय देना होगा और फिक्स देना होगा कि हाँ जी इतना टाइम है तो है, इतना देना ही है मुझे। उसके बिना सफलता आपको नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं कि जो लोग शॉर्ट टर्म गोल के लिए आगे बढ़ते हैं ना, कि बस मुझे तो बस सिर्फ 1770 कमा लेने हैं, या फिर वैसे किसी स्कीम में चले जाएं जो रातों रात पैसे जहां डबल होता है, माफ कीजिएगा दोस्तों, वैसे लोगों के लिए काम नहीं है। आप तो फिर कोई सट्टा ही खेलिए। बहुत सारे लोग आते हैं कि अरे अभी ये कॉइन चल रहा है, अभी वो कॉइन चल रहा है, इतना पैसा लगा दो, रातों रात डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। भाई नहीं चाहिए मुझे पैसा मुझे इस तरीके से नहीं कमाना है जो आज कमाया और कल गंवा दिया। यहाँ पर मुझे सेकंड लेवल ज्वाइनिंग के 27 रुपए मिलते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। यहाँ पर रॉयल्टी इनकम में 15 रुपए और 13.5 रुपए मिलते हैं, मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस मेहनत के बाद वो आ रहा है, वो मेरे लिए बहुत है। ऐसे ही 13 रुपए जुड़ते हुए एक दिन 13 करोड़ भी होगा और 1300 करोड़ भी होगा, मेरा पूरा यकीन है इसके ऊपर। मुझे नहीं चाहिए वैसे किसी स्कीम के पैसे। तो जो लोग शॉर्ट टर्म गोल के लिए आगे बढ़ते हैं, या फिर जो लोग सिर्फ स्कीम और स्कैम में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, समय लगाना चाहते हैं, हाथ जोड़ के आपको नमस्ते है दोस्त, आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। स्कीम और स्कैम के लिए नहीं है, ये मेहनत के लिए। आप मेहनत करना चाहते हैं तो आइए, सफलता मिलेगी आपको। शॉर्ट टर्म गोल के लिए आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों, ये आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं, जिसको बोलते हैं अपनी किस्मत बदलना। आपकी किस्मत को ये बदल सकता है, लेकिन बदले में आप इसको क्या दे रहे हैं? क्या आप बदले में उतना समय इसको दे रहे हैं? वो शिद्दत, वो ईमानदारी आप इसको दे रहे हैं? 10,000 रुपए के लिए तो आप 12 घंटे देने को तैयार हैं, और यहाँ जहां से आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके लिए आपके पास 2 घंटे नहीं। संभव है क्या ये? नहीं। अपने आप से पूछिए। चलिए अब मैं बात करता हूं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आप अब सोचिए कि आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं, सोफा पे लेटे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं और सब चीजें अपने आप हो जाएं, नहीं होंगी। हालांकि अगेन थैंक्स टू कोविड की अभी आप सोफा पर बैठे बैठे और बेड पर लेटे लेटे भी फोन से बात करते हुए बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, सॉरी, बात करनी पड़ेगी। लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता है, सॉरी, मिलना पड़ेगा। प्लान दिखाना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। यानी कि अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आपको निकलना ही होगा। उसके बाद से एक और बात मैं बता दूं, उसके बाद अपने लास्ट पॉइंट को बताऊंगा वो ये है कि आपको रियलिस्टिक गोल बनाना पड़ेगा। लोग होता क्या है कि ऐसे ऐसे वीडियोस देख लेते हैं जिसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, और वो भी ये सोच के आ जाते हैं कि बस मैं ज्वाइन करूंगा और महीने 2 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए मैं कमा लूंगा, BMW मर्सिडीज गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी हो जाएगी। ये संभव है क्या दोस्तों? साल भर की मेहनत के बाद शायद कहीं 8 से 10% का इंक्रीमेंट होता है और आप खुश होते हैं उसमें, वाओ मेरा इंक्रीमेंट 10% का हुआ है। 10,000 की सैलरी है, अगर 11,000 हो जाती है तो आप खुश हो जाते हैं। 20,000 की सैलरी है, 22,000 हो जाती है तो खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर आपकी उम्मीद क्या है? जी हम तो लखपति और करोड़पति बन जाएंगे, तुरंत बनेंगे, लेकिन समय देना पड़ेगा।
टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। पैसा तो बस एक बार 1770 दे दिया, उससे ज्यादा यहाँ देने की जरूरत नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्तों, ये मेहनत का प्लान है। और दोस्तों सबसे आखिरी में मैं वो बात कहूंगा जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है और शायद आपके लिए चुभने वाली बात होगी, वो ये कि जब तक आपका कुछ दांव पर नहीं लगा हुआ होगा, if there is nothing something on your stake, you will not be able to get success। कुछ भी अगर आपका दांव पर नहीं लगा है तो आपके अंदर से फिर वो बात नहीं आएगी, क्योंकि 1770 छोटा सा अमाउंट है, ये कौन सी दांव पर लगने वाली बात है। यानी कि कुछ तो हो जो आपको लगे कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या आपकी नौकरी दांव पर लगी है? क्या आपका कोई सपना वैसा है जो दांव पर लगा है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो ये नहीं हो पाएगा? क्या आपकी इज्जत दांव पर लगी है? चलिए आज मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी रियलिस्टिक स्टोरी सुना देता हूँ। हालांकि समय काफी हो रहा है, फिर भी मैं 5-7 मिनट का टाइम और लूंगा, क्योंकि जो भावनाएं निकल रही हैं वो बताना जरूरी है। अभी बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, और शुरुआत मैंने जब की थी तो मैं एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट था, इंजीनियरिंग में जाना चाहता था। किसी कारण से वहां नहीं जा पाया और मैं बगावत करके मैंने अपना ग्रेजुएशन जो किया वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में किया, होटल मैनेजमेंट में किया, जो घर वालों को उतना पसंद नहीं था। एनीवेज बहुत सारी बातें हुई और फिर मैंने कोर्स को करना शुरू किया। बात है मेरे सेकेंड ईयर की। जब मैं अपने सेकेंड ईयर में था तब जो मेरे फाइनल ईयर्स के मेरे जो सीनियर्स थे उनके लिए प्लेसमेंट इंटरव्यूज आया था। मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज जो होटल मैनेजमेंट का है, मैंने वहां से पढ़ाई की है। IHM कोलकाता से मैंने पढ़ाई की अपने ग्रेजुएशन की, और इंडिया के टॉप 3 कॉलेजेस में वो आता है। तो टॉप कॉलेज होने का वहाँ पर फायदा ये है कि ऑल ओवर इंडिया से जितने टॉपर लोग होते हैं वो वहाँ पर आते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर सारे लोग काफी अच्छे, पढ़ने में काफी अच्छे। कोइंसिडेंटली मेरा रैंक बहुत अच्छा आ गया था उसके टेस्ट में, तो उस रैंक के कारण से मेरा उसमें अच्छी जगह पे एडमिशन हो गया, अच्छे कॉलेज में मुझे मिल गया। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि सिंस मेरा जो बैकग्राउंड था वो नॉर्मल, मैं बिहार बैकग्राउंड से था और मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। और बाकी सब भी काफी स्मार्ट, बहुत बढ़िया बोलने वाले, फराटेदार अंग्रेजी बोलते थे, और मुझे लगता था कि शायद मैं उनके सामने कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। और इस मानसिकता के साथ सेकेंड ईयर तक मैं पहुंच गया था। थर्ड ईयर में जब प्लेसमेंट की बारी आई, और मेरे सीनियर जब थर्ड ईयर में थे, तो उनके प्लेसमेंट के लिए कंपनीज जब कॉलेज में आए हुए थे, तो जब उसका रिजल्ट अनाउंस हो रहा था तब मैंने उनका रिएक्शन देखा। जिनका सिलेक्शन हो जा रहा था वो बिल्कुल सेवन स्काई, और वो वाली उनकी फीलिंग थी। और जिसका नहीं हो रहा था, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो जमीन पर लोट करके रोना शुरू किया। मैं वहां पे खड़ा था और देख के बड़ा ही भयावह सीन लगा मुझे लगा कि ओ माय गॉड, अगले साल मेरे साथ भी तो यही होने वाला है ना। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, जब मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा, फाइनल ईयर मेरा होगा, तो मुझे भी तो प्लेसमेंट को फेस करना है। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली, अगेन मिडिल क्लास मेंटालिटी, नौकरी के पीछे, ये नौकरी तो चाहिए ही चाहिए। अब घर से बगावत करके कोर्स कर रहे हैं और 3 साल के बाद अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? घर वालों को क्या जवाब दूंगा? अपने आस पड़ोस वालों को क्या जवाब दूंगा? और यकीन मानिए दोस्तों, डर की एक लहर अंदर तक चली गई कि अगले साल मुझे तो किसी भी हालत में सक्सेसफुल होना है, अच्छी नौकरी एक चाहिए मुझे। और उस दिन से जो आग लगी अंदर में ना, अपने इंग्लिश पे काम करना शुरू किया, काफी सब्जेक्ट की पढ़ाई मैंने अच्छे ढंग से करनी शुरू कर दी। हम लोगों ने अपना ग्रुप फॉर्मेशन किया और रोज अपना सेल्फ स्टडी करना शुरू किए, ग्रुप डिस्कशन करना शुरू किए। उसका फायदा ये हुआ कि प्लेसमेंट इंटरव्यू से पहले हम लोग इतने तैयार हो चुके थे कि उसके बाद पहली कंपनी जो हमारे कैंपस में आई थी, उस पहली कंपनी में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद भगवान का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि ऑलमोस्ट जिस भी कंपनी में बैठता था सिलेक्शन होता गया। फिर मुझे रोका जाता था, नहीं इस कंपनी में अब आपको नहीं बैठना है, इसमें नहीं बैठना है। टोटल 7 कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। एक वही लड़का जो ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, उसका सिलेक्शन 7 कंपनी में हुआ था, जो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि मेरे अंदर कुछ दांव पर लगा हुआ था, मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई थी, मेरे सपने दांव पर लगे हुए थे कि अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर मैं क्या मुंह लेकर के वापस जाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। कितने लोग तो ऐसे आते हैं कि पहले में आपने मुझे बता दिया, अच्छी बात है, प्लान तो अच्छा लग रहा है, पहले मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा, 5 लोगों ने अगर हाँ कह दिया तभी मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं तो क्या फायदा। दोस्तों, ऐसा कहीं आपने सुना है कि तैरना कैसे सीखें, आप किताब पढ़ के सीख रहे हो?
हाँ जी, हम तो किताब पढ़ लेंगे, किताब पढ़ के अगर सीखेंगे तभी हम पानी में उतरेंगे, नहीं तो हम तो पानी में भी नहीं उतरेंगे। क्यों? डूब गए तो। आपको लगता है कि ऐसा कोई तैरना सीख सकता है? कभी नहीं। आपको पानी में उतरना ही होगा। क्या करना है? 1770 की ही तो बात है ना, दे दो ना भाई, आ जाओ ना, आकर के सीखो ना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है तुम्हारा। तो दोस्तों, अपने लाइफ से जुड़े कोई ना कोई एक चीज दांव पर लगाइए, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके सपने हो, कुछ ना कुछ दांव पर लगाइए और लग जाइए जी जान के साथ। यकीन मानिए दोस्तों, सफलता मिलेगी, मिलेगी और जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतनी देर तक सुनने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच।